नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल अगेन टू दिस मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड टू द पॉइंट लेक्चर सीरीज ऑफ दिस ईयर्स इकोनॉमिक सर्वे, and we are moving ahead and we will be discussing in this lecture about the chapter 3 of volume 1 which deals about sovereign credit rating of India। दोस्तों, इस लेक्चर में हम क्या बात करेंगे, मैं सबसे पहले आपके साथ थोड़ी सी ये डिस्कशन करता हूँ। देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ल्ड वाइड बहुत सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, जैसे आप न्यूज़पेपर में पढ़ते भी हो, जैसे मूडाइस, जैसे S&P। तो ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या होती हैं? बेसिकली ये हर इंस्टीट्यूट, हर कंट्रीज को रेट करती हैं, राइट? किसी को भी रेट कर सकती हैं। अब ये जो रेटिंग होती है क्या होती है? ये रेटिंग ये होती है जो किसी भी इंस्टीट्यूशन की फाइनेंशियल स्टेटस आपको अच्छे से बताती है। फाइनेंशियल स्टेटस कह लें या हम कह लें असेट और लायबिलिटी। किस तरीके से आप उसकी रेटिंग देख के ये समझ सकते हो कि अगर मैं इस कंपनी में, मैं इस देश के बॉन्ड्स खरीदने में अगर पैसा लगाता हूं तो कितने चांसेस हैं कि ये कंट्री डिफॉल्ट कर जाए। बात समझ में आ रही है आपको? मतलब कि एग्जाम्पल के तौर पे ये आप हो और आपको पता करना है कि ये एक कंपनी जो है, इसमें अगर मैं अपना पैसा लगा रहा हूं तो कितने % चांसेस हैं कि ये कंपनी डिफॉल्ट कर जाएगी या मेरा जो पैसा है वो मुझे रीपे कर देगी। इस चीज के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज यूजफुल होती हैं क्योंकि वो ऐसी कंपनीज को रेट करती हैं, राइट? क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ऐसी कंपनीज को, कंट्रीज को रेट करती हैं। अब ये जो रेट के पैरामीटर्स होते हैं करने के, ये बहुत वेरी करते हैं फ्रॉम वन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी टू अदर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, और इसमें बहुत बार लैक्यूनास भी देखे गए हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताना चाहूं, हम सब ने 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस देखा है। इस फाइनेंशियल क्राइसिस में हम सब जानते हैं कि किस तरीके का एक फाइनेंशियल बबल क्रिएट हो गया था यूएस में, फिर वो ट्रिकल डाउन होते होते पूरे वर्ल्ड ओवर गया, सब हम जानते हैं। अब इस 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का क्या काम है? यहां पे हमको ये जानने को मिलेगा कि ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने वो बैंक्स जिनके कारण ये ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया, या वो बैंक्स जिनके कारण एक फाइनेंशियल बबल डेवलप हुआ, उनको बहुत ज्यादा हायर रेटिंग दी हुई थी उस समय। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज फेल हो गई इन बैंक्स की रेटिंग गिराने में, और क्योंकि इन बैंक्स की रेटिंग नहीं गिरी तो लोग समझ ही नहीं पाए कि किसी तरीके का फाइनेंशियल बबल बन रहा है। तो यहां पे हमने देखा कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ऐसा फुल प्रूफ भी नहीं होती हैं, वरना फाइनेंशियल क्राइसिस होता ही नहीं। क्लियर हो रही है बात? तो हम क्या क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के बारे में पढ़ेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर हम क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के बारे में क्यों पढ़ रहे थे? क्योंकि हम पढ़ेंगे हमारे प्यारे भारत के बारे में। हम पढ़ेंगे कि हमारे भारत की जो सॉवरिन क्रेडिट रेटिंग है, जो कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हमें रेट करती हैं, वो कैसे जो हमारे फंडामेंटल्स हैं इकोनॉमी के, उसको शोकेस नहीं करती। और इसी कारण से आपको ये चैप्टर बताया हुआ है कि डज इंडिया सॉवरिन क्रेडिट रेटिंग रिफ्लेक्ट इट्स फंडामेंटल्स? हम जवाब पाएंगे नो। तो इस चैप्टर को शुरू करते हुए मैं आपको बहुत सारे फैक्चुअल पॉइंट्स बताऊंगा कि किस कारण से हमारे फंडामेंटल्स को ये सॉवरिन क्रेडिट रेटिंग, जो कि बहुत लोअर है इंडिया के रिस्पेक्ट में, वो शोकेस नहीं करती, और क्या कारण है कि ये जो अजम्पशन, या मैं बोलूं ये जो रैंकिंग क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के द्वारा दी जाती है हमें, वो गलत है। इसको हम प्रूव करेंगे विथ एग्जांपल्स। बट टू स्टार्ट दिस लेक्चर, लेट्स फर्स्टली स्टार्ट विद दिस कोट ऑफ रविंद्रनाथ ठाकुर जी, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। तो दोस्तों, यहां पे हमको सबसे पहला जो एग्जाम्पल दिया है कि हमारा जो सॉवरिन क्रेडिट रेटिंग का हिस्ट्री रहा है वो क्या है, इसको अगर हम देखेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज बायस्ड है हमको लेके, या मैं बोलूं हमारी जैसी और भी इमर्जिंग इकोनॉमीज को लेके, जिसमें हम बात करेंगे चाइना की। जी हाँ, दो वी
टू कंट्रीज दैट इज इंडिया एंड चाइना हैज वेरी फ्यू थिंग्स सिमिलर, जिसमें से ये एक है, ठीक है। तो सॉवरिन क्रेडिट रेटिंग की अगर बात करें तो हिस्ट्री में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी को वर्ल्ड की BBB या Ba3 रैंकिंग में रखा गया हो। ये एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड होती है, ये मैं आपको बताऊंगा, जिसमें ये ऐसी इन्वेस्टमेंट ग्रेड होती है जो लोवेस्ट रंग की होती है, मतलब ये रिस्की ग्रेड से बस थोड़ी सी ऊपर होती है। अब दोस्तों आपको ये तो पता ही है कि हम कितनी बड़ी इकोनॉमी है इन टर्म्स ऑफ साइज, एज यहाँ पे हमने देखा फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। और हम ये भी जानते हैं, हम पिछले लेक्चर में ही पढ़ के आ रहे हैं कि हमारी रीपेइंग कैपेसिटी जो है डेट की, मतलब जो हमने कर्जा लिया है उसको रीपे करने की क्षमता वो कितनी ज़्यादा है। हमने तो वहाँ पे ये भी देखा था, अगर आपको याद नहीं है तो मैं एक बार जल्दी से आपको रिकैप करवा देता हूँ। हमने वहाँ पे ये भी देखा था कि हमारा जो एक्सटर्नल लोन है वो कितना कम है, राइट। उसमें भी हमने फिर बात की थी कि जो एक फिक्स्ड रेट पे होता है और एक होता है फ्लोटिंग रेट पे, इसमें से बहुत कम हमारा फ्लोटिंग रेट पे, मतलब जो इंटरेस्ट रेट में वोलेटिलिटी होती है हमको तो उससे भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो फिर हमारी रेटिंग इतनी बुरी क्यों है? हाँ, अगर कोई पास्ट में ऐसा सीन हुआ होता कि इंडिया हैज डिफॉल्टेड इट्स पेमेंट, ऐसा भी नहीं हुआ। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसने अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के टाइम पे भी डिफॉल्ट नहीं किया था। तो इससे बड़ी बात अब आप क्या ले सकते हो? तो दोस्तों यहां पे एग्जाम्पल दिया हुआ है दो साउथ एशियन कंट्रीज का। पहली साउथ एशियन कंट्री है चाइना और दूसरी है इंडिया, क्योंकि इस रीजन में सिर्फ ये दो ही ऐसे एक्सेप्शंस हैं जहां पे इतनी बड़ी इकोनॉमी होने के बाद भी इनको रेट बहुत बिलो किया गया था। जैसे चाइना वॉज रेटेड A2 इन 2005 एंड नाउ इंडिया इज रेटेड BBB एंड Baa3। तो इसी कारण से हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो हमारी इकोनॉमी के फंडामेंटल्स हैं, क्या ये सच में सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग जैसे हैं या फिर ये एक हिस्टोरिकल एनोमॉली है जो हमारे साथ चलती आ रही है। तो यहाँ पे हम इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक बायस देखने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो 2005 में जब चाइना टॉप 5 इकोनॉमीज में आया था तो उसकी भी जो क्रेडिट रेटिंग है वो नियर अबाउट रिस्की के पास में रखी गई थी, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो, राइट। ये चाइना की है। और वहीं जब इंडिया टॉप 5 इकोनॉमीज में आती है तो यहाँ पे हमारी भी जो रेटिंग है वो तो इनफैक्ट चाइना से भी कम है। हालांकि हम बहुत नियर बाय हैं, इस कारण से हम चाइना और इंडिया को कंपेयर कर रहे हैं। क्लियर हो रही बात? तो नेवर इन द हिस्ट्री दिस हैज हैपेंड कि फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमीज को ये BBB रेटिंग माइनस की दी गई हो। तो इस चीज को प्रूव करने के लिए दोस्तों हम इंडिया के सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग पे बात करेंगे, इसकी हिस्ट्री जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये तीन मेजर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जैसे S&P, मूडाइस एंड फिच हमारी इन्वेस्टमेंट ग्रेड को स्पेक्युलेटिव ग्रेड में रख देती है। हम यहाँ पे देख पाएंगे कि इंडिया की जो सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग है ड्यूरिंग 1998 टू 2020, इसको टेबल 1 में रिप्रेजेंट किया हुआ है। चलिए मैं आपको पहले टेबल ही दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आप, मैं उम्मीद करता हूँ देख पा रहे हो, यहाँ पे 1998 से जिसमें हमारी रैंकिंग या तो ये मान सकते हो, दूसरी ये एक्चुअल में दो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की 1998 की रैंकिंग है, ठीक है। ये S&P की है, मैं उम्मीद करता हूँ आप देख पा रहे हो, और ये मूडाइस की है, राइट। तो देख सकते हो आप कि 1998 में हमारी क्या हालत थी। उसके बाद में 2001 में ये आप देख सकते हो। हाँ, उसके बाद हमारी थोड़ी सी इंप्रूव हुई, मगर उसके बाद वापस से यहाँ पे फिर गिरा दी, राइट। तो इसके पहले भी यहाँ पे हमारी दो बार गिराई जा चुकी 2020 के पहले। अब यहाँ पे जो आपको ग्रीन में दिख रहा है, राइट, ग्रीन हाईलाइट्स रेटिंग्स अपग्रेड। रेटिंग में हमें अपग्रेड करने के बाद में भी स्पेक्युलेटिव ग्रेड में रखा हुआ है। आप ये देखो, रेड क्या हाईलाइट करता है? रेड हाईलाइट्स रेटिंग डाउनग्रेड, कि आपकी रेटिंग डाउनग्रेड हो चुकी है। और ब्लैक क्या इंडिकेट करता है? ब्लैक इंडिकेट्स फर्स्ट रेटिंग, जो कि सिर्फ आप देख पा रहे हो हमें 2001 में मिली। तो यहां पे हमने ये तो देख लिया कि किस तरीके से हमको अच्छा होने के बाद भी स्पेक्युलेटिव ग्रेड में रखा जा रहा है। तो चलिए वापस हम बात करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे कि जो रैशनल दिया जाता है हमारी लो ग्रेडिंग का, ये दिया जाता है 1998 का, कि आपकी रेटिंग इसलिए गिरी थी क्योंकि आपने पोखरण टेस्ट किया था। अब ये हम सब जानते हैं, अटल जी के टाइम पे हमारे यहाँ पे जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, पोखरण टेस्ट,
उसके कारण हमें 1998 में सैंक्शंस झेलने पड़े थे यूएस के कारण, और इसी कारण से हमारी क्रेडिट रेटिंग नीचे गिर गई थी। अब हमारी जब क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड होती है, ये होती है सेकेंड हाफ ऑफ 2000 में, ये भी हमने देखा, क्योंकि हमारी यहाँ पे इस समय हायर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी। मगर यहाँ पे भी अगर मैं आपको और स्पेसिफिकली बताना चाहूँ तो यहाँ से आप देख सकते हो कि इंडिया की जो क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड हुई है वो भी मुडाय ने की थी 2004 में, फिश ने की थी 2006 में, और S&P में 2007 में। खैर ये रिडंडेंट चीज़ है, मगर उसके बाद भी हमारी इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही थी एट एन एवरेज रेट ऑफ ओवर 6%, विच इज़ वेरी हाई, और अप्रॉक्सीमेटली 8% उसके बाद कुछ सालों बाद। इसके बाद भी हमें ग्रेड कौन सी दी गई? स्पेक्युलेटिव ग्रेड। अब आप बताओ कि इससे अच्छा परफॉर्मेंस और हम क्या कर सकते थे? तो क्या हम यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि जो हमारी इंडिया की हाई रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है, क्या ये सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग में शोकेस हो रही है? बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो बस ये आपने समझा कि हिस्टोरिकल एनोमॉली कैसे चल रही है इन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज में। तो चलिए ये तो अब हमने समझ लिया। अब हम थोड़ी सी बात करने की कोशिश करते हैं कि सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग्स होती ही क्या है, इन क्रेडिट रेटिंग्स को कैसे मेजर किया जाता है, इसको देखने की कोशिश करते हैं। देखो दोस्त, सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग जो इशुअर्स की एबिलिटी होती है टू मीट डेट ऑब्लिगेशंस उसको बताती है। ये बिल्कुल वैसी बात है जो अभी मैंने आपको कंपनी का एग्जांपल, एक देश का एग्जांपल दिया था कि अगर कोई पैसा लगा रहा है तो कितनी उस कंपनी या उस देश की एबिलिटी की रीपे कर पाएंगे। अब यहां पे अगर क्रेडिट रेटिंग अच्छी होती है किसी भी देश की तो उसको क्या फैसिलिटेशन मिलता है, या क्या चीज की फैसिलिटी में बोल लूं या सहूलियत बोल लूं मिल जाती है? वो ये मिल जाती है कि फिर वो कंपनी और वो देश ग्लोबल कैपिटल मार्केट से आसानी से पैसा ले सकता है। वहां पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो कि हमारी क्रेडिट रेटिंग हमारे देश की बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए, तो अगर कोई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है, मैं उम्मीद करता हूं आपको पता होगा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर क्या होता है, जो बाहर का व्यक्ति है फॉरेन, अदर अपार्ट फ्रॉम इंडिया, और वो हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। वो कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकता, हो सकता है वो हमारे गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदना चाहता हो, तो उसको क्या दिखेगा कि यार इनकी रेटिंग तो इतनी अच्छी है, इनके गवर्नमेंट कभी डिफॉल्ट कर ही नहीं सकती, तो आंख बंद करके इनके बॉन्ड्स खरीद लेता हूं मैं। तो यहां पे क्या देखने को मिलेगा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। क्लियर हो रही बात? तो अब हम ये देखते हैं, ये तो हमने देख लिया कि रेटिंग क्या जरूरी है, कैसे ये हमको कम रेट कर रहे हैं। अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि रेटिंग मेजर कर कैसे रहे, तभी हम समझ पाएंगे ना। तो इसके मेजरमेंट के अगर हम कुछ पैरामीटर्स देखने की कोशिश करें दोस्तों, तो वो क्या हो सकता है? वो होता है पब्लिक डेट। अब ये तो हम सब जानते हैं कि पब्लिक डेट क्या होता है। इट इज द टोटल डेट ऑफ द गवर्नमेंट, बोथ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो ये एक पैरामीटर हो सकता है कि हमारे कितना पब्लिक डेट है हम पे, राइट? तो ये तो हम देख चुके हैं, एक्सटर्नल तो बहुत ही कम है। क्लियर हो रही बात? और अभी मैंने आपको बताया था फिक्स्ड रेट और फ्लोटिंग रेट, वो आपने समझ लिया। इसके बाद फिस्कल डेफिसिट। अब इस फिस्कल डेफिसिट की अगर बात करें तो हाँ, इस कोविड पेंडेमिक के चलते हमारा ये जरूर 9% ऑफ जीडीपी हो गया है, मगर उसके बाद भी हम इसके जस्ट पिछले लेक्चर में पढ़ के आए हैं कि किस तरीके से हमारा जो इंटरेस्ट रेट ग्रोथ डिफरेंस है वो किस तरीके से बहुत नेगेटिव है। मतलब कि जो हमारी इंटरेस्ट रेट पेइंग कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू आर ग्रोथ रेट। मतलब हमारी इतनी ज़्यादा ग्रोथ रेट है कि हम इंटरेस्ट रेट पेमेंट पे कभी भी डिफॉल्ट नहीं करेंगे। इसके बाद में और क्या पैरामीटर्स होते हैं? और होते हैं फॉरेक्स रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। और ये तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि वी आर करेंटली स्टैंडिंग एट ऑल टाइम हाई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, मोर देन $550 बिलियन। यहाँ पे हमारे फॉरेक्स रिजर्व इतने ज़्यादा हैं कि नियर अबाउट हम 8 महीने का अपना इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है कि हम डिफॉल्ट नहीं कर सकते। हाँ, उसके बाद में माइट बी पॉसिबल, एक पॉसिबिलिटी हो कि आपके यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है पॉलिटी में, स्टेबिलिटी ऑफ या स्टेबिलिटी इन पॉलिटी, ये भी सिनारियो हमारे पास नहीं है। हमारी जो पॉलिटी है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। इसके बाद अगर इकोनॉमिक पोटेंशियल की बात करें तो ये हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, राइट, ग्रो करने का। तभी तो आपने सुना होगा ना, हमने कितना टारगेट लिया है, 11% रियल जीडीपी, राइट।
नियर अबाउट 15% नॉमिनल जीडीपी। तो दोस्तों यहां पे हमने जितने भी पैरामीटर्स को डिस्कस किया जिसके बेसिस पे रेटिंग की जाती है, उन सब में हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पे जो क्रेडिट रेटिंग की स्केल होती है इसका कंपैरिजन जरूर देखना चाहिए। देखो हमारी कहाँ पे है, अगर हम यहाँ देखें यहाँ पे है, ठीक है, और मूडाइज ने हमको यहाँ दी हुई है, मतलब कि एडिक्वेट पेमेंट कैपेसिटी ये लोग बोल रहे हैं कि इनके पास है, मगर आप देखो कि हमको जस्ट किसके ऊपर रखा हुआ है, लाइकली टू फुलफिल ऑब्लिगेशन ऑन गोइंग अनसर्टेनिटी, मतलब कि अगर हम एक स्टेप और नीचे आ जाए तो हम रिस्की इन्वेस्टमेंट जोन में आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अभी तो हम स्पेक्युलेटिव पे हैं, अभी हम स्पेक्युलेटिव पे हैं, अगर एक पोजीशन हमको नीचे उतार दे गलती से तो हम रिस्की इन्वेस्टमेंट जोन में आ जाएंगे। क्या आपको लगता है हम इस कंडीशन में हैं? बिल्कुल भी नहीं, हम एटलीस्ट इस कंडीशन में तो आज खड़े हुए हैं। मगर जैसा अभी मैंने बताया फॉरेक्स रिजर्व के बारे में, स्ट्रॉन्ग पेइंग कैपेसिटी है, मगर हमारी रेटिंग A+ नहीं है ना A1 है। तो ये आप देख सकते हो कि हमारी जो क्रेडिट रेटिंग है वो किस तरीके से यहाँ पे बहुत गलत दी जा रही है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के द्वारा। यही इस चैप्टर का आपको समझाने का रिलीवेंस था। तो दोस्तों अगर आपको स्ट्रक्चर्ड मैनर में एग्जाम में लिखने के लिए आ जाता है तो यहां से आप अपने आंसर को कोट कर सकते हो कि इंडिया की जो एबिलिटी है वो यहां से शोकेस होती है कि हमारे पास कितना बड़ा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, यहां पे आप ये कोट कर सकते हो। दूसरा पॉइंट, एक्सट्रीमली लो फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड डेट, जो अभी मैं बता रहा था आपको कि फॉरेन करेंसी में हमारे पास डेट बहुत कम है। साथ ही शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डेट, हमारे यहाँ पे जो गवर्नमेंट या पब्लिक डेट है वो पब्लिक डेट, शॉर्ट टर्म डेट बहुत कम है। इसी के साथ साथ हमारी जो प्राइवेट सेक्टर ने डेट ली हुई है बाहर से उसको भी हम रीपे कर सकते हैं, इतना हमारे पास रिजर्व पड़ा हुआ है। इसी के साथ जो इंडिया की सॉवरिन एक्सटर्नल डेट है एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी ये सिर्फ 4% है, सिर्फ 4%, मतलब कि बाकी 54% इंडिया की जो सॉवरिन एक्सटर्नल फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड डेट है इट वाज ओड टू मल्टीलैटरल्स एंड IMF, जो कि हमारी क्रेडिट रेटिंग पे अफेक्ट नहीं डालना चाहिए। अब हमारे यहाँ पे फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी नहीं है। अच्छा मैं आपको जल्दी से एक समअप कर देता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से बहुत से लोग ये जानते भी होंगे, जैसा हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट में पढ़ा भी हुआ है। हमारे दो अकाउंट होते हैं, एक करंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। बेसिकली दिस करंट अकाउंट इज फॉर द शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शंस एंड दिस कैपिटल अकाउंट इज फॉर द लॉन्ग टर्म ट्रांजेक्शंस, राइट। यहां पे हमने क्या देखा था, करंट अकाउंट में हम जानते हैं हम यहां पे डील करते हैं मर्चेंडाइज गुड्स से, हम यहां पे डील करते हैं सर्विसेज से, हम यहां पे बात करते हैं इंटरेस्ट पेमेंट की, हम यहाँ पे बात करते हैं ट्रांसफर्स की जिसमें हम रेमिटेंसेस ले लेते हैं ना, फिर हम यहाँ पे बात करते हैं सर्विसेज जैसा मैंने बताया जिसमें आपका शिपिंग, बैंकिंग, सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा, जिसको हम जनरली ऐसा पढ़ते हैं विजिबल जिसमें हम गुड्स का पढ़ते हैं और नॉन विजिबल जिसमें हम ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। खैर ये हो गई बात शॉर्ट टर्म की। अब कैपिटल अकाउंट में ये भी हम जानते हैं कि मेजरली क्या क्या चीज़ें आती हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, यहाँ पे हम बात करते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट की, यहाँ पे हम बात करते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग की, हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर लोन ले सकता है ना बाहर से। हम यहाँ पे बात करते हैं NRI डिपॉजिट की। तो यहाँ पे ये एक छोटा सा डिफरेंस मैंने आपको सोचा कि बता दूं करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि यहाँ पे ये पॉइंट मेंशन्ड है कि हमारे यहाँ पे कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी जो है वो फुल्ली ये अकाउंट कन्वर्टिबल नहीं है। तो इसी कारण से प्राइवेट सेक्टर को आज भी अगर फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड डेट पे करना होती है तो उसको फॉरेक्स रिजर्व से रुपी के थ्रू एक्सचेंज करके ही पे करना होता है। तो ये चीज भी हमारी रेटिंग पे क्यों इफेक्ट नहीं डालना चाहिए? पहला रीजन तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व बहुत ज्यादा है, दूसरा इंडिया की जो नॉन गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म डेट है एज परसेंटेज ऑफ फॉरेक्स रिजर्व ये सिर्फ 19% है, राइट। और हमारा फॉरेक्स रिजर्व 584 US बिलियन डॉलर है, तो ये बिल्कुल भी इंपैक्ट नहीं कर रहा है, राइट। इनफैक्ट एक बहुत ही अच्छा कोट लिखा हुआ है जिसको आप यहां पे मेंशन कर सकते हो कि अगर हम कॉर्पोरेट फाइनेंस की टर्म्स में बात करें अगर, तो इंडिया एक ऐसी कंपनी है जिसकी नेगेटिव डेट है,
राइट। मतलब कि हमारी जो डिफॉल्ट होने की प्रोबेबिलिटी है वो तो जीरो हो गई, हम कभी डिफॉल्ट हो ही नहीं सकते। इस स्टैटिस्टिक्स के बाद भी हमारी या हमको नेगेटिव आउटलायर रखा हुआ है रेटिंग में, इतना बाहर फेंक के रखते हैं। अभी हमको दोस्तों भले कितना भी बाहर रख ले उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा है। क्यों? हमारे यहाँ पे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, हमने देखा था ना इसके पिछले लेक्चर में कि कैसे पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इनफ्लो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का कहां पे हुआ था? इंडिया में। इसका मतलब ये लोग जानते हैं कि हमारी इकोनॉमी के जो फंडामेंटल्स हैं वो कितने स्ट्रांग है। इसका मतलब ये जानते हैं कि हमारी इकोनॉमी इंटरनली कितनी स्ट्रांग है। तो एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी वाले कुछ भी करें, इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, मगर हाँ इससे क्या इफेक्ट पड़ता है अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसको हम 3 पैरामीटर्स में पढ़ेंगे। एक देखेंगे हम शॉर्ट टर्म इफेक्ट, मीडियम टर्म इफेक्ट और लॉन्ग टर्म इफेक्ट। किसका? जो हमारी क्रेडिट रेटिंग का डाउनग्रेड होता है इसका इफेक्ट देखेंगे हम इन 3 पैरामीटर्स पे। तो सबसे पहले शॉर्ट टर्म इफेक्ट पे बात करते हैं। जब हमारी क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड होती है कि हमारा जो सेंसेक्स है वो गिरता है, जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया हुआ है कि सेंसेक्स जो है वो अराउंड 1% गिरा था इसके एक दिन पहले और रिकवर हो जाता है 0.38% से अगले 2 वीक में। तो ये दिखाता है कि रेटिंग डाउनग्रेड जैसी होती है इसका अफेक्ट एक्सचेंज रेट पे पड़ता है ऑन एवरेज, जो कि एप्रिशिएट हो गई थी बाय अराउंड 0.01% और अगले 2 वीक में 0.01% और ज्यादा एप्रिशिएट हो गई। तो एक्सचेंज रेट पे और सेंसेक्स पे इसका अफेक्ट दिखाता है। ये आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू दिखाया है, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है इसलिए इसको हम स्किप करते हैं। दूसरा मीडियम टर्म इफेक्ट। अब यहां पे कोरिलेशन बताया है कि क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड का और सेंसेक्स, एक्सचेंज रेट और गवर्नमेंट सिक्योरिटी यील्ड पे क्या अफेक्ट पड़ता है। तो यहां पे अगेन अगर सेंसेक्स की बात करें तो ये फेल बाय अराउंड 4% जो कि रिकवर हो जाता है 0.5% ओवर द नेक्स्ट 6 मंथ। अगर हम यहाँ पे एक्सचेंज रेट की बात करें तो रेटिंग डाउनग्रेड के बाद ऑन एवरेज यहाँ पे डेप्रिसिएशन देखने को मिलता है। ऊपर हमने देखा था एप्रिसिएशन, यहाँ पे डेप्रिसिएशन बाय अराउंड 1% का, ऊपर देखा था 0.01% का एप्रिसिएशन। यहाँ पे डेप्रिसिएशन ओवर द प्रीवियस मंथ और फाइनली ओवर द नेक्स्ट 6 मंथ 0.2% का डेप्रिसिएशन देखने को मिलता है। वहीं अगर हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी की यील्ड की बात करें 5 ईयर में मैच्योरिटी पीरियड में, तो ऑन एवरेज एक मंथ में देखा गया है 1.4% का गिरावट और फिर फाइनली नेक्स्ट 6 मंथ में 0.1% ये ऊपर उठ जाती है। अगेन ये आपको याद नहीं रखना है, मगर हाँ आपको एक ट्रेंड पता होना चाहिए कि किस तरीके से ये मार्केट सेंटिमेंट्स पे रन करता है और मार्केट सेंटिमेंट्स इन सारे शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म को अफेक्ट करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म का। क्यों? क्योंकि जब भी क्रेडिट रेटिंग गिरती है हमको लॉन्ग टर्म इंपैक्ट्स पे ज्यादा फोकस रहता है। ऑफ कोर्स शॉर्ट टर्म अपने आप को रिन्यू कर लेते हैं कुछ टाइम में, मगर ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ही हैं जो हमको शोकेस करते हैं कि जो ये रेटिंग डाउनग्रेड की गई थी क्या ये वाकई सही थी या ये गलत थी, क्योंकि ये चीज प्रूव करेगी। तो यहां पे बहुत ही ध्यान से हमको देखना है कि क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड से इन सब चीजों पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो सबसे पहला अगर हम देखें कि डाउनग्रेड होते ही सेंसेक्स रिटर्न हो गया था 34% पे, मतलब ये जितना गिरा 34% उसने रिकवर कर लिया और 26% से अगले साल से बढ़ने लग गया। ये शोकेस कर रहा है कि हमारे फंडामेंटल स्ट्रांग है, रेटिंग गलत है। दूसरा, अगर हम एक्सचेंज रेट की बात करें तो 9% से डेप्रिशिएट हो जाती है लॉन्ग टर्म में, ठीक है, मगर उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट ईयर में तो ये सिर्फ 2% ही डेप्रिशिएशन पे रहती है। ये अगेन एक हमारा पॉजिटिव सिग्नल है। इसके बाद मगर हाँ यहां पे अगर हम एफपीआई इक्विटीज की बात करें तो इस पे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि ये पूरे मार्केट स्पेकुलेशन या मार्केट सेंटिमेंट्स पे काम करते हैं। जैसा आप देख पा रहे हो यहां पे गिरते हैं पहले 67% पे, राइट, मगर उसके बाद सीधे 759% का गिरावट हमको देखने को मिलती है इनके इन्वेस्टमेंट में। तो एवरेज एफपीआई डेट जो है उसमें भी यही सिमिलर पैटर्न लगभग 289% का हमें देखने को मिला ऑन एवरेज। तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट में अगर क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड की हम बात करें तो सबसे ज्यादा इफेक्ट अगर पूछा जाए किस पे पड़ता है तो वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स पे ही पड़ता है। फिर दोस्तों अगर हम यहां पे रिजल्ट की बात करें, यह आपको रिजल्ट शोकेस करेगा कि क्या इफेक्ट इन दी एंड हम पे पड़ा, जिसमें हमें देखेंगे कि इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी, अगेन मैंने आपको अभी करंट अकाउंट बताया, कैपिटल अकाउंट बताया, उस करंट अकाउंट में जो हम मर्चेंडाइज गुड्स में आपको बता रहा था, राइट, गुड्स के बारे में जो बता रहा था,
करंट अकाउंट हमारा मेजरली डेफिसिट में क्यों रहता है? ड्यू टू आर हाई ऑयल इंपोर्ट्स, ड्यू टू गोल्ड इंपोर्ट्स, राइट। तो यहां पे करंट अकाउंट डेफिसिट एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी अगर हम देखें तो कोई भी कोरिलेशन हमको देखने को नहीं मिलता है जो ये बता पाए कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट इसलिए बढ़ता है क्योंकि हमारी क्रेडिट रेटिंग कम हो जाए। मतलब कि आप ऐसा समझ सकते हो कि क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड का हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसी के साथ साथ अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात करें, जैसे जीडीपी ग्रोथ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या फिस्कल डेफिसिट, जनरल गवर्नमेंट की डेट बढ़ती है क्या, ओवरऑल डेट पे क्या फर्क पड़ता है, हमारा इन्फ्लेशन पे क्या फर्क पड़ता है, इस तरीके से। तो यहाँ पे दोस्तों आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा कि ड्यूरिंग एंड आफ्टर अ सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग चेंज, जब भी हमारी क्रेडिट रेटिंग चेंज होती है, ऐसा देखा गया है कि जो एवरेज परफॉर्मेंस होती है हमारी इन सारी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की, या तो ये लगभग वैसा ही परफॉर्म करते हैं जैसा वो पहले कर रहे थे या उससे बेटर परफॉर्म करने लग जाते हैं। ये शोकेस ये कर रहा है कि क्रेडिट रेटिंग का बहुत ज्यादा अफेक्ट हमारी इकोनॉमी पे अभी तक नहीं पड़ रहा है। तो फाइनली दोस्तों इसको कंक्लूड करते हुए आप आंसर में वे फॉरवर्ड जो है वो आप यहां से ले सकते हो कि किस तरीके की अब पॉलिसी हमारी होनी चाहिए। तो जैसा हमने अभी तक इस पूरे चैप्टर में पढ़ा कि इंडिया की जो सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग है इट डजंट रिफ्लेक्ट इट्स फंडामेंटल, और मैं उम्मीद करता हूं कि नो का आंसर आपको मिल गया है। तो क्योंकि अभी हमारे फंडामेंटल्स को शोकेस या रिफ्लेक्ट नहीं करती तो ये हमारे लिए एक बहुत ही नॉइजी प्रैक्टिस हो जाती है, राइट। एक बहुत ही बायस मैनर में क्रेडिट रेटिंग की जाती है जिसमें हमने देखा कि हमारे एफपीआई फ्लोस को बहुत ज्यादा हैम्पर करती है, हम और ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं मगर इसके कारण नहीं कर पा रहे। तो हमें क्या करने की अब जरूरत है? हमें करने की जरूरत है कि जो क्रेडिट रेटिंग्स की जाती हैं इसकी जो मेथोडोलॉजी है इसको अमेंड करना चाहिए, और इस तरीके से अमेंड करना चाहिए जो इकोनॉमी की एबिलिटीज बताएं, जो उसकी विलिंगनेस है डेट को पे करने की उसको शोकेस करे, एक ट्रांसपेरेंट मैनर में इसके पैरामीटर्स डिजाइन हो और सब्जेक्टिव कम हो, राइट। सब्जेक्टिव का मतलब होता है कि उनको ऐसा लग रहा है, नहीं, ये ऑब्जेक्टिफाइड होना चाहिए, ठीक है। तो डेवलपिंग इकोनॉमीज जितनी भी हैं, जैसे चाइना इंडिया का हमने एग्जांपल लिया, उनको साथ में आना चाहिए, इस सब्जेक्टिविटी और इस बायसनेस को रोकना चाहिए इन रेटिंग एजेंसीज की, जिस कारण से कि हमारी ग्रोथ पे ये थोड़ा सा जो हैम्पर कर रहा है, जो हम और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं उसको हम लोग एड्रेस कर पाए। तो हालांकि इंडिया ने ऑलरेडी इस इशू को रेज किया है ऑफ प्रो साइक्लिकिलिटी ऑफ क्रेडिट रेटिंग का G20 में, ग्रुप ऑफ 20 मेंबर्स। इन रिस्पॉन्स हमने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड भी गठित की है विच इज नाउ असेसिंग द प्रो साइक्लिकिलिटी ऑफ क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड्स। तो दोस्तों इस चैप्टर में हमें समझने के लिए इतना ही था। होप यू लाइक दिस। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा हो कमेंट में जरूर बताइएगा। ऑल्सो इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स। ऑल्सो you can download the PDF of this chapter from the Telegram channel. In the end, keep shining. Have a good day. Thank you for hearing us.